everyone, welcome to my channel. Today we are going to study electric current. Student, this is the first important topic of chapter current electricity. Okay, तो देख लेते हैं what is current. सबसे पहले हम इसकी definition देख लेते हैं. The amount of flow of charges through a conductor per unit time. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि कितने अमाउंट में करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में से यूनिट टाइम, मतलब इन 1 सेकेंड. ओके स्टूडेंट, कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन इजीली पास. मतलब कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट आसानी से पास हो जाता है. फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा. ओके, तो स्टूडेंट चार्जेस जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो चार्जेस फ्लो करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ओके, सपोज एक वायर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी? इन लेफ्ट साइड. ओके, तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अपने माइंड में रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो स्टूडेंट्स करंट के फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके स्टूडेंट्स, चार्ज करंट का सिंबल हम लेते हैं आई, चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से और टाइम को हम लिखते हैं टी से. तो हम करंट के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ करंट. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम करंट की यूनिट की बात करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड. तो करंट की यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कूलम पर सेकंड. और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एम्पियर. ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर और कूलम पर सेकंड. अब हम स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं, व्हाट इज 1 एम्पियर? डिफाइन 1 एम्पियर करंट. ये पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन. तो 1 एम्पियर करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम 1 सेकेंड. मतलब करंट जो होगा वो 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में से कितने टाइम में? इन टाइम 1 सेकेंड. क्लियर? तो हम कैसे लिखेंगे इसको? देखो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं एमीटर. व्हाट इज एमीटर? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. एमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, सपोज दिस इज अ सर्किट. क्लियर, इसमें हमने क्या है? एक बल्ब लगाया है. दिस इज अ क्लोज सर्किट. ठीक है, हमने बैटरी लगाई है किसके लिए? वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एनर्जी के लिए. और हमने यहाँ पे एमीटर का यूज किया है. क्या करेगा एमीटर? करंट को मेजर करेगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम. ये वैल्यू आपको लर्न रखनी है. न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू बहुत हेल्प करती है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻. स्टूडेंट्स, अगर आज आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आज के बाद आपको ना तो रेजिस्टेंस के टॉपिक में कोई डाउट रहेगा और ना ही रेजिस्टिविटी में. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स देखो, इस डायग्राम में हमने क्या बनाया है? ये एक वायर है, इसको हमने बैटरी की हेल्प से इसमें से क्या फ्लो करवाया है? करंट. ओके, तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या काम करता है? रेजिस्टेंस करंट की फ्लो का अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस क्या है? विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट के फ्लो का अपोज करे, मतलब करंट के फ्लो का विरोध करे, करंट को फ्लो होने से रोके. क्लियर, करंट की वैल्यू को कम करता है रेजिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स, अगर हम रेजिस्टेंस के सिंबल की बात करें, देन दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. बुक्स में अगर आपको कहीं भी ये सिंबल मिले, इट मींस ये सिंबल किसका है? रेजिस्टेंस का सिंबल है ये. ओके स्टूडेंट्स, अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूले की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. ओके, ये फॉर्मूला कहाँ से आया स्टूडेंट? ओम्स लॉ से. हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर. ओके, अगर हम वहां से R की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी? V अपॉन आई. Clear? Where R is resistance, V is potential difference and I is current. Students, resistance की यूनिट क्या होती है? ओम. ओम was the name of scientist जिसने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो उसी के नाम पर इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम. ओके, चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स. जो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. तो नंबर 1, फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल. इट मींस किसी भी मटेरियल की अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एल को इंक्रीज करने से, लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. अगर ये एक वायर है
इसकी अगर हम लेंथ इंक्रीज की है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो स्टूडेंट्स करंट क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। ओके, सेकंड अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस क्या है, देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इट मीन्स अगर किसी भी मटेरियल के एरिया को आप इंक्रीज करते हो, एरिया का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ा देते हो किसी मटेरियल की, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। रेजिस्टेंस क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। देखो यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, ये एक वायर है, इसका एरिया कम है, ये थिन वायर है। अगर हम इसके एरिया को इंक्रीज कर दे, इसकी मोटाई को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका, कम। और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। बट अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। क्लियर, ये जो रो है स्टूडेंट्स उल्टे 9 की तरह ये इसका सिंबल है रो का, इसको हम क्या बोलते हैं, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। ठीक, अब स्टूडेंट्स अगर हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, और एल यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। स्टूडेंट इस रेजिस्टिविटी को हम रो भी बोलते हैं, RHO, रो। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है मटेरियल के, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अब हम बात करेंगे कि हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो हर एक रजिस्टर में से सेम करंट पास होता है। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं कि हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम इसमें हमने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लिए, 3 रेजिस्टेंस लिए हमने, R1, R2 एंड R3, और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। स्टूडेंट सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो ये एक रेजिस्टर है, इसका ये क्या है, फर्स्ट टर्मिनल, स्टार्टिंग टर्मिनल यू कैन से, और ये इसका क्या है, एंडिंग टर्मिनल। तो हम क्या करते हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, मतलब इसके एंडिंग टर्मिनल के साथ दूसरे वाले रजिस्टर का स्टार्टिंग टर्मिनल कनेक्ट होगा इस तरह से। ठीक है, इसका क्या है, ये एंडिंग टर्मिनल, और सेकंड वाले रजिस्टर का क्या है, स्टार्टिंग टर्मिनल। दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह से अगर हम एक और रजिस्टर ले तो उसका स्टार्टिंग टर्मिनल सेकंड वाले के एंडिंग टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो जब हम रेजिस्टेंस को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्लियर, तो स्टूडेंट्स आप कितने भी रजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हो सीरीज में, हम यहाँ पर 3 रजिस्टेंस ले रहे हैं, 1, 2 एंड 3, जिनको हमने नाम दे दिया R1 एंड R2 एंड R3। R इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर, तो स्टूडेंट्स चलो हम अपने नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट तो सेम फ्लो करता है हर एक रजिस्टर में से, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। क्लियर, तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट वाले रजिस्टर के लिए बात करें तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे, V1। इट मीन्स जो V1 है ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, R1 का। क्लियर, अब R2 के लिए अलग होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम उसको V2 से लिख रहे हैं कि V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रजिस्टर R2, एंड V3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रजिस्टर R3। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम टोटल रजिस्टर को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल रजिस्टर। ओके, बस स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा। देखो हम कैसे करेंगे इसमें, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ हमें पता है व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। V क्या है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, और R क्या है रेजिस्टेंस। अब अगर हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से तो क्या आ जाएगी हमारे पास, IR1। क्लियर, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, IR2। V3 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, V3 इज इक्वल टू IR3। I तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमने पहले ही बोल दिया कि करंट क्या है, सेम होता है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर।
क्लियर। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, पुटिंग दिस ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, हमने ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो अगर हम v की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आई आर, ओके, इज इक्वल टू v1 की जगह हम क्या रखेंगे, आई आर वन, प्लस v2 की जगह हम पुट कर देंगे आई आर टू, और v3 की जगह हम पुट कर देंगे आई आर थ्री, ओके। अब स्टूडेंट देखो, इस यहाँ से राइट साइड से हमें पता है कि सब में से आई कॉमन आ रहा है, क्योंकि करंट सेम था, तो हम यहाँ से आई को कॉमन ले सकते हैं। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, आई आर इज इक्वल टू आई, ब्रैकेट के बाहर हमने आई ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब आई से आई कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बन गया, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। दिस इज द रिजल्ट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है। और टोटल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। जोड़ते थे, बट अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस लिए हमने, यहाँ पर नाम दे दिया उनको R1, R2 एंड R3, इनका हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रखा है, ठीक है। कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे कनेक्ट करते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को, ठीक है। जो रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग टर्मिनल्स हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनको हम एक जगह कनेक्ट करते हैं, और जो इनके एंडिंग टर्मिनल्स हैं उनको हम एक जगह कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब हम सारे रेजिस्टेंस के जितने भी हम रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं, 3, 4, 5 जितने भी हम चाहते हैं, उन सबके स्टार्टिंग पॉइंट्स को हम एक जगह जोड़ देंगे और एंडिंग पॉइंट्स को एक जगह जोड़ देंगे, ओके। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। तो स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज, वो तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है, बट जो करंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। R1 के लिए करंट अलग होगा, R2 के लिए अलग, और R3 के लिए अलग, ठीक। देखो हम यहाँ से देख लेते हैं, देखो ये वोल्टेज है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके। तो ये देखो करंट यहाँ तक तो करंट सेम आया आई, इसके बाद करंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो करंट इधर से पास आउट हो रहा है उसको हमने नाम दे दिया I1। इट मीन्स मतलब जो करंट R1 में से पास आउट होगा उसको नाम दे दिया I1, जो करंट R2 में से पास होगा उसको हमने नाम दे दिया I2, और जो करंट R3 में से पास होगा उसको हमने नेम दे दिया I3, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस के लिए, बट जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर बट करंट इज डिफरेंट, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर हम तीनों रेजिस्टेंस के लिए टोटल करंट की वैल्यू लिखें तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन, देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके। तो ये इक्वेशन किसकी है, टोटल करंट, इन तीनों रेजिस्टेंस के लिए टोटल करंट को हम इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम किसका यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ का, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हमने ओम्स लॉ यूज़ किया था और यहाँ पर भी हम इसको यूज़ करने वाले हैं, एंड वी नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये भी हम कर चुके हैं टॉपिक, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, ओके। अब हमने क्या करना है, देखो वेरी इजी, आप क्या करो जब भी कोई टॉपिक करते हो की पॉइंट्स बना लो कि हमें इसके अंदर करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, करंट की वैल्यू, और उनको यहाँ पुट कर देंगे, ओके, इस इक्वेशन में, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओके, ठीक है। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो R इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा V के, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, V अपॉन R। और अगर स्टूडेंट्स हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, V अपॉन R1, ओके। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो देखो सबके लिए सेम है, तो उसको हम V लेके चलेंगे, उसके साथ 1 2 3 नहीं लगेगा। अब अगर हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, V अपॉन R2, ओके। I3 की वैल्यू फाइंड आउट करें, V अपॉन R3। पुटिंग दिस ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। I1, I2, I3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो I की जगह हम क्या पुट करेंगे, पहले V अपॉन R, ओके, इज इक्वल टू I1 की जगह हम पुट करेंगे V अपॉन R1, I2 की जगह हम पुट करेंगे V अपॉन R2, क्लियर, और I3 की जगह पुट करेंगे V अपॉन R3।
अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखो, हमें दिख रहा है कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था सबके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, तो हम V कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम V को बाहर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ओके, अब देखो V से V कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्लियर। तो क्या बच गया यहाँ पे, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में बात की थी कि जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते थे तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है, और जो करंट था वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखो 1/, में आ रहा है, क्लियर, रेजिस्टेंस 1/, डिवाइड में हो रहे हैं रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट चलो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज ये एक बल्ब है, इसको हमने 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, तो हम क्या देखते हैं कि बल्ब जो है ये कम ग्लो करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें से करंट कम फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बल्ब को ज़्यादा वोल्टेज देते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस बल्ब को हम 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मतलब 4 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज। आप 8 वोल्ट भी दे सकते हो, 6 वोल्ट भी। तो जब हमने इसको ज़्यादा वोल्टेज दी तो हम क्या देखते हैं कि ये बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज। और यही ओम्स लॉ है, ठीक है। तो चलो ओम्स लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। चलो मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या है ओम्स लॉ की इक्वेशन। V is directly proportional to I. V means potential difference, I means current. क्या कहा ओम्स ने कि किसी भी कंडक्टर में हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो हम कैसे लिखते हैं ओम्स लॉ की इक्वेशन, V = RI, where V is potential difference, I is current and R is resistance, and this is the mathematical equations of Ohm's law, ठीक है। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। स्टूडेंट आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको क्या लिखना है, V = IR। ओके स्टूडेंट, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ओम्स लॉ में जो ग्राफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में बनता है और इस तरह का ग्राफ बनता है। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इस तरह का ग्राफ बनाते हैं, मतलब इस तरह के ग्राफ को फॉलो करते हैं, इट मीन्स वो सारे डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। बट कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ओम्स लॉ की ये जो इक्वेशन है ये कब वैलिड है, जब जो फिजिकल कंडीशंस है वो कांस्टेंट रहे, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, इनमें कोई चेंज ना आए। ओके स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, जब एक बल्ब बहुत लंबे टाइम तक जलता रहता है और अगर हम अपने हाथ को इस बल्ब के पास लेकर जाएं तो हम महसूस कर सकते हैं कि बल्ब जो है वो गर्म हो गया है। सेम इसी तरह से अगर हम दूसरे डिवाइसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, वो भी इसी कंसेप्ट पर वर्क करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में से फ्लो करता है तो वो डिवाइस क्या करते हैं, अपने में से हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो स्टूडेंट्स हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो। ओके, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज हीटेड आफ्टर सम टाइम, दिस इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, जूल्स वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, अब इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि आप इसका मैथमेटिकल, इसकी एक इक्वेशन होती है जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, वो कैसे डिराइव कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन को यूज करेंगे। एज वी नो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किससे लिखते हैं, W/Q, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क एंड Q इज चार्ज। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पे W की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो वर्क की, तो आप कैसे निकालोगे, W = V × Q। ओके, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ओम्स लॉ का। ओके, एज वी नो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें जो वर्कडन की इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने अब क्या करना है, V की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। IR हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं V की वैल्यू, तो देखो क्या रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, W = IRQ। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, एज वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, Q = IT। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं वर्क की इक्वेशन को, और यहाँ हमने Q की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। Q की जगह क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर, IT, करंट इंटू
टाइम। देखो हमने यहाँ पर पुट कर दिया आई आर और क्यू को क्या पुट कर दिया आई इंटू टी। तो वर्क हमारे पास क्या हो गया आई आर आई टी, वेयर आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस एंड टी इज टाइम। ठीक, अगर हम अभी इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो W है उसको हम हीट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर W को लिख सकते हैं, W को अगर हम H से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और ये आपको लर्न रखनी है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से जो H है हीट, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर। तो स्टूडेंट्स जब किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में से करंट फ्लो करता है तो जो डिवाइस है आफ्टर सम टाइम वो हीटअप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है जो करंट है, करंट की डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, तो जब किसी डिवाइस में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स है उनके आपस में कोलिजन होगा, उस कोलिजन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। ठीक, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट मीन्स जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं रेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड, जूल पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। ओके, और क्या यूनिट होती है पावर की, वॉट। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर। दिस बोथ आर द यूनिट्स ऑफ पावर। स्टूडेंट्स 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोट। अगर हम पावर को बड़ी यूनिट में मेजर करें तो हम लेते हैं किलोवाट, और अगर हम पावर को छोटी यूनिट में मेजर करें तो हम लेते हैं वाट। ओके, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन टाइम 1 सेकेंड। जब 1 जूल वर्क होगा इन टाइम 1 सेकेंड में तो पावर क्या होगी, 1 वाट। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 वाट। स्टूडेंट्स एक तो हमने फॉर्मूला देख लिया पावर का, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं पावर के जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं हम कैसे हम उनको डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम W की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें क्या आ जाएगी, हमारे पास W की वैल्यू, W इज इक्वल टू V इंटू Q। स्टूडेंट्स वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करें तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू टाइम। अब हमने क्या करना है, ये W और Q की वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। देखो पहले हम W की जगह पुट करेंगे यहाँ पर V इंटू Q, और फिर Q को हम पुट कर देंगे I इंटू टी। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू VIT डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पर देखो T से T कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास क्या बच गया, P इज इक्वल टू V इंटू आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ पावर इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो किस किस के बीच में है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पावर के बीच में। और अगर हम यहाँ से पावर की यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट क्या आ जाती है, वोल्ट एम्पियर। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो पावर की हमें यहाँ से एक और यूनिट मिल गई, क्या, वोल्ट एम्पियर। क्लियर। स्टूडेंट्स अब एक फॉर्मूला तो हमें मिल गया, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर अगर हम V की वैल्यू पुट कर दें बाय ओम्स लॉ, वी नो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो हम यहाँ पे V को पुट कर सकते हैं आई आर। ठीक है, हमने V की जगह पुट कर दिया आई आर, तो पावर क्या बन गया, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पावर, आई स्क्वायर आर, स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। देखो हम यहाँ से एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं पावर का। अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट कर दें तो ओम्स लॉ से अगर हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगी हमारे पास, करंट की वैल्यू V अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से हमने I की वैल्यू फाइंड आउट की तो हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन दिस, पावर के इस फॉर्मूले में पुट कर दो यहाँ पे I की वैल्यू, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक, तो स्टूडेंट दिस 3 आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ पावर। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज।
थैंक यू वेरी मच। चलिए विद इन 5 मिनट्स हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चाहे हम वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देख लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम कौन सा पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, वेयर आई इज द सिंबल ऑफ करंट, क्यू इज द सिंबल ऑफ चार्ज एंड टी इज द सिंबल ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंटू टी। स्टूडेंट्स जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहाँ पर हम क्यू को क्या लिखते थे, एन ई, और एन क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या था, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलम। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्यू को यहाँ पर एन ई पुट कर दें तो देखो हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। तो ये एक और अनदर फॉर्मूला आ गया हमारे पास करंट का, एन ई डिवाइडेड बाई टी। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, मतलब कि जब हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कौन सा पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वी इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, क्या आएगी आई की वैल्यू हमारे पास, वी अपॉन आर। और अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास, वी अपॉन आई। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हम यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ एंड ए इज एरिया ऑफ द मटेरियल। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे इस चैप्टर का। अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अगर हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर हमने कितने रेजिस्टेंस का सम लिया, 3 रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ऐसे ही हम कितने भी रेजिस्टेंस हो हमारे पास 4, 5, 6 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम सीरीज में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपली रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब हम रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखिए तो हमारे पास क्या है, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की इक्वेशन क्या पढ़ी थी स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वेयर H इज हीट, I is current, R is resistance and T is time. This is also the very important formula of this chapter. Next student देख लेते हैं हम कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास इस चैप्टर में, P is equal to VI, where P is power, V is potential difference and I is current. स्टूडेंट्स अगर हम और फॉर्मूलेज की बात करें तो पावर का हम अगर यहाँ पर हम V की वैल्यू को आई आर पुट कर दें फ्रॉम ओम्स लॉ तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, P is equal to I square R. स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू को पुट कर दें पावर के फॉर्मूला में तो देखो हम पावर का एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. स्टूडेंट तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।